Hello, good morning, all of you. Now, proceeding towards the next topic of your chapter, exponents. The next topic is laws of exponents. कल पढ़ाया था कि एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है ना। बेस किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। किसी नंबर का अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है या कोई भी अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट अगर साइन चेंज करना है तो उस बेस का रेसिप्रोकल कर देने पर साइन अपोजिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए अगर 2/3 कोई एक बेस है, इसका एक्सपोनेंट है 3, है ना। तो इस बेस का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। तो जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो एक्सपोनेंट का वैल्यू उतना ही रहेगा, बस क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। कब? जब बेस का हम रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। तो ये भी कल बताया था, है ना। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने चैप्टर में बढ़ते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो पहला लॉ होता है कि जब किसी दो रेशनल नंबर का बेस सेम हो, है ना। किसी मान लीजिए a/b नाम का एक रेशनल नंबर है ना। a/b नाम का एक रेशनल नंबर है जिसका एक्सपोनेंट है m, ठीक है। नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है ना। तो m उसका एक्सपोनेंट है। अगर यही रेशनल नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो, है ना, और उसका एक्सपोनेंट है n, ठीक है। तो देखिए बेस जो है वो सेम है ना, बट एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर बेस सेम होता है तो किसी भी एक रैशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर, ठीक है। आप नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, होल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब कहने का है कि कोई भी नंबर अगर यहाँ पर है, अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है तो प्रोडक्ट होने पर, ये प्रोडक्ट साइन होने पर जो है बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा, और जो एक्सपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएगा, विच इज m+n। बात समझ में आया, है ना। यहाँ पे इस बात का लॉ नंबर 1 जो पहला लॉ है, उसका लॉ का कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एक रैशनल नंबर है a/b फॉर्म में, है ना, जिसका मतलब कि वो ऐसा हो सकता है 2/3 हो सकता है ना, या कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, 4/5 हो सकता है ना। ऐसा भी एक रैशनल नंबर हो, ऐसा कोई रैशनल नंबर हो, है ना। तो कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो तो मल्टीप्लिकेशन होने पर बेस उतना ही रहता है ना, और एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक रैशनल नंबर है 4/5 और इसका एक्सपोनेंट है 2, और यही रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन में दूसरे का एक्सपोनेंट है मान लीजिए 5, ठीक है। तो दिख रहा है कि ये बेस और ये बेस सेम है, बट एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है, दिख रहा है। यहाँ पर 2 है एक्सपोनेंट, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो डिफरेंट नहीं भी होगा तो उससे मतलब नहीं है, जो भी एक्सपोनेंट होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, और बीच में साइन क्या होना चाहिए, साइन इस पूरे नंबर का और इस पूरे नंबर के बीच में साइन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा, बेस उतना ही रहेगा, और एक्सपोनेंट जो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 5, ये दोनों एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएगा 2 + 5 विच इज इक्वल टू 4/5 का एक्सपोनेंट 7। बात समझ में आ गया, है ना। तो रूल क्या हुआ, जब बेसिस सेम होता है, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो
और उन दोनों नंबर में बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स जो होता है वो ऐड हो जाता है कब, जब दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तब। ठीक है, जब सेम बेस हो, सेम बेस, बेस समझते हो ना, जैसे बेस का क्या मतलब हुआ, बेस अगर मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे 4/5 और इसका एक्सपोनेंट यहाँ पर है 2, है ना, तो इसको लिखते हैं, ये एक्सपोनेंट होता है ना, और ये क्या होता है, ये बेस होता है, कल पढ़ाए थे ये। ठीक है, तो अगर बेस सेम हो और नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो एक्सपोनेंट्स जो भी होगा, जो भी एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, एक नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एक नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कुछ नहीं होगा तो एक रैशनल नंबर हो सकता है, नेगेटिव रैशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकता है ना, तो कोई भी नंबर हो, है ना, यहाँ पर एक्सपोनेंट कोई भी नंबर हो, अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाता है, बेस उतना ही रहता है, बेस उतना ही रहेगा, एक्सपोनेंट्स जो है, एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाएगा, और ऐड होने पर जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसी बेस का उतना एक्सपोनेंट लिख दिया जाएगा। इसका मतलब इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना इज इक्वल टू इतना। बात सुना गया? ठीक है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, यहां तक कैसे पहुंचेंगे, बेसिस सेम है, चेक करेंगे, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट जो है जितना भी है, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब हमारे काम का चीज बैठ रहा है, काम का चीज क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, बेस उतना ही रखो, जो बेस यहाँ पर था वही बेस यहाँ पर रहेगा, एक्सपोनेंट्स जो है ये और ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, ऐड होकर के जितना आएगा वही नेट रिजल्टेंट, नेट वैल्यू हो जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। बात समझ में आ गया? एक दूसरा उदाहरण लिखते हैं, एक दूसरा उदाहरण लिखते हैं, मान लीजिए 1/3 का एक्सपोनेंट है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 का ही एक्सपोनेंट है 1/5। ठीक है, तो दिख रहा है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो। बात समझ में आ गया? बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, तो बेस उतना ही रहेगा, जो यहां पर बेस है वही बेस रहेगा, और एक्सपोनेंट्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, है ना, 2 5 या 10, यहाँ पे ऊपर में 5 प्लस 5 2 या 10, यहाँ पर 2, सॉल्व करेंगे तो 1/3 एक्सपोनेंट 7/10। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये आसान काम है ना। तो पहला लॉ क्या कहता है, जब बेसिस सेम हो तो दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स वो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जितना भी टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा सारे का एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये हो गया पहला लॉ, है ना। एक और हम एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, है ना। 2 का एक्सपोनेंट -3, 2 का एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 का एक्सपोनेंट 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का एक्सपोनेंट 2। तो बोलेंगे इतने का रिजल्टेंट क्या होगा, तो बोलेंगे देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, 1 2 3 4, चारों में बेस सेम है, चारों मल्टीप्लिकेशन में है, एक मल्टीप्लाइड बाई दूसरा मल्टीप्लाइड बाई तीसरा मल्टीप्लाइड बाई चौथा, चारों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोलेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बेस उतना ही रखिए और सारे एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए, मतलब -3 + 5 + 1 + 2, सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसा ही रहेगा, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 - 3 = 5, इतने की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आया?
ठीक है, ये हो गया इस बोलेंगे इतने मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे इतना होगा। बात समझ आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन नंबर्स व्हेन द बेसिस आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लिकेशन। बोलेंगे क्या लॉ है, लॉ ये है कि बेस अगर सेम होता है और बेसिस मल्टीप्लिकेशन में होता है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाता है। बात समझ में आ गया, ये हो गया फर्स्ट लॉ। नाउ द सेकेंड लॉ इज, now we are going towards the second law. The second law, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जब कोई दो रेशनल नंबर हो जिसमें बेसिस सेम है ना, और दोनों बेसिस डिवीजन में है, दोनों बेसिस डिवीजन में है। देखिए ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, इसको ये डिवाइड कर रहा है, मतलब इसको डिवाइड होना है, इसको डिवाइड करना है। बस समझ आ गया, इसलिए ये डिविडेंड और ये डिवाइजर। ठीक है, तो बोलेंगे अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, ऐसा अगर होगा तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे जब बेसिस सेम होता है और डिवीजन में होता है तो जो डिविडेंड होता है उसके एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब बेस उतना ही रहेगा, बेस उतना ही रहेगा, जो डिविडेंड है, जो डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है उसके एक्सपोनेंट में से जो डिवाइड कर रहा है उसका एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बोलेंगे क्यों, ऐड करना है तो किसी को किसी में ऐड करिए, रिजल्ट तो उतना ही आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में ऐसा नहीं होता है। इसको यहां पर देखिए 2 + 3 = 5, 3 + 2 लिखेंगे तो भी 5 ही आएगा, तो यहां पर तो ये ठीक है। लेकिन अगर 2 - 1 = 1 बट 1 - 2 इज नॉट इक्वल टू 1, इज इक्वल टू -1। देखिए ये कुछ और आया है, ये कुछ और आया है। बात समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि पहले को दूसरे में जोड़े चाहे दूसरे को पहले में जोड़े, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन पहले में से दूसरा घटाएं और दूसरे में से पहला घटाएं तो आंसर अलग अलग आ रहा है। बात समझ रहा है, इसलिए ये पता होना चाहिए कि किसमें से कौन घटेगा, है ना, किसमें से कौन घटेगा, m में से n घटेगा कि n में से m घटेगा, ये पता होना चाहिए ना। m में से n सब्ट्रैक्ट होगा कि n में से m सब्ट्रैक्ट होगा। तो बोलेंगे जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड है जो डिविडेंड है उसके एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया, जो डिविडेंड है, जो डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड हो रहा है उसके एक्सपोनेंट में से जो डिवाइड कर रहा है उसका एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब m - n। ठीक है, ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बोलेंगे कैसे, बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि m में से n को सब्ट्रैक्ट करना है कि n में से m को सब्ट्रैक्ट करना है। हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जब डिवीजन होगा तो कोई डिवाइड हो रहा होगा और कोई डिवाइड कर रहा होगा, तो जो डिवाइड हो रहा है उसको कहते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा है उसको कहते हैं डिवाइजर, है ना। जैसे बॉलर बॉलिंग करता है, फील्डर फील्डिंग करता है, वैसे ही डिवाइजर डिवाइड करता है, डिवाइड होता नहीं है, डिवाइड करता है। डिवाइजर डिवाइड करता है, डिविडेंड डिवाइड होता है। बस में रहा है, तो यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है, बेसिस सेम है और बीच में साइन क्या है, डिवीजन का है, तो बेस उतना ही रहेगा, बेस उतना ही रहेगा, और जो डिवाइड हो रहा है उसके एक्सपोनेंट में से जो डिवाइड कर रहा है उसका एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो बोलेंगे ऐसा कब होगा, जब बोलेंगे बेस सेम होगा
है ना, सेम बेस, ठीक है, बेस सेम है और साइन डिवीजन का है, इसलिए बेस उतना ही रखेंगे, इन दोनों का बेस उतना ही रखेंगे और डिवाइजर के एक्सपोनेंट में से डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m माइनस n, बाएं वाले में से दाहिने वाले एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब अगर इसी को लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं, मान के चलिए 3/5 का एक्सपोनेंट है 6 डिवाइडेड बाई बेस उतना ही है, बेस उतना ही है, इसका एक्सपोनेंट है 4, ठीक है। तो बोलेंगे रिजल्ट क्या लिखाएगा, तो बोलेंगे रिजल्ट लिखाएगा बेस उतना ही रहेगा, बेस उतना ही रहेगा, जो डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है उसके एक्सपोनेंट में से जो डिवाइड कर रहा है उसका एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3/5 एक्सपोनेंट 2। बात समझ आ गया, बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, मान के चलिए 5 का एक्सपोनेंट 2/5 है ना, डिवाइडेड बाई 5 का एक्सपोनेंट 1/5। तो बोलेंगे क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, साइन डिवीजन का है, साइन डिवीजन का है, तो बेस उतना ही रखेंगे, है ना, बेस उतना ही रखेंगे और डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 2/5 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो बेस उतना ही रहेगा, दोनों का एलसीएम 5, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 का एक्सपोनेंट 1/5। बस में आ गया, 2 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 1 और डिनोमिनेटर है 5, डिनोमिनेटर उतना ही रहेगा, बेस उतना ही रहेगा। बस में आ गया, दिस इज द प्रोसीजर फॉर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ नंबर 2 सेकेंड लॉ है। इसमें क्या है, लॉ क्या कहता है कि जब बेसिस सेम होता है ना, जब बेसिस सेम होता है और दो नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन हो तो डिवाइजर डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है और बेस उतना ही रहता है, ठीक है, बेस उतना ही रहेगा और डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा m माइनस n। बस में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ, ये कुछ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाए, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड लॉ, द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। We are moving towards third law. थर्ड लॉ क्या है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, कोई एक रैशनल नंबर है a बाई बी, है ना, कोई एक रैशनल नंबर है a बाई बी, है ना, अगर उसका एक्सपोनेंट है m, है ना, और बाहर एक्सपोनेंट है n, तो अगर इसको और बेहतर ढंग से लिख देते हैं, इसको ऐसा लिखने के बजाय और अच्छे ढंग से लिखते हैं, a बाई बी का एक्सपोनेंट m का एक्सपोनेंट n। बात समझ आ गया, है ना। बोलेंगे कोई एक रैशनल नंबर है a बाई बी जिसका एक्सपोनेंट है m, इसके रिजल्टिंग वैल्यू का एक्सपोनेंट अगर n कर दिया जाए, मतलब डबल एक्सपोनेंट कर दिया जाए, दो एक्सपोनेंट, ये दोनों अलग अलग एक्सपोनेंट है, तो इसका रिजल्टिंग वैल्यू होता है बेस उतना ही रहेगा, बेस उतना ही रहेगा और ये जो दोनों एक्सपोनेंट है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा इनका, m मल्टीप्लाइड बाई n।
बात समझ में आ गया, m मल्टीप्लाइड बाई n। वैसे केस में ये कब होगा, जब बेस उतना ही रहे और एक ही बेस का एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर रहे और दूसरा एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर रहे। बेस उतना ही रहना चाहिए, बेस का एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर और दूसरा एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होगा, बेस उतना ही रहेगा, बेस उतना ही रहेगा और ये दोनों एक्सपोनेंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। वो दूसरा बात था, वो लॉ 1 था, उसमें दो रैशनल नंबर था जिसका बेस सेम था और डिफरेंट एक्सपोनेंट था। बस में रहा है, ऐड नहीं होगा, वो अलग था, वो ये था, वो ये था, है ना, ये अलग एक्सपोनेंट है, ये अलग लॉ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेस सेम रहेगा, ये फर्स्ट लॉ है और ये दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। ये नहीं, हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, इसका बात नहीं कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं कि सेम बेस है, एक एक्सपोनेंट अंदर है, इसी बेस का एक एक्सपोनेंट अंदर है और इसी बेस का एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर है। तो दो अगर डिफरेंट एक्सपोनेंट है विद सेम बेस तो बेस उतना ही रहेगा और एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए, इसका क्या मतलब है, एक रैशनल नंबर है 2/7, है ना, इसका एक एक्सपोनेंट है 3 और दूसरा एक्सपोनेंट जो है इसी बेस का दूसरा एक्सपोनेंट है 4, ठीक है। इस सेम बेस का एक एक्सपोनेंट अंदर है और इसी बेस का एक एक्सपोनेंट बाहर है। तो इसका रिजल्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग वैल्यू होगा बेस उतना ही रहेगा, बेस जितना है उतना का उतना ही रहेगा और एक्सपोनेंट्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिए गलती से, 3 होगा, ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 होगा तो 4 3 जा 12। बात समझ में आ गया। ये इसका इस थर्ड लॉ का मतलब यही होता है, थर्ड लॉ का मतलब यही होता है, सेम बेस विथ टू डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, एक ही बेस का एक एक्सपोनेंट अंदर एक एक्सपोनेंट बाहर, है ना, ब्रैकेट के बाहर, तो उसी बेस वही रहेगा और एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिख के आपको दिखाते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं। 1/3 का एक्सपोनेंट है -2 और इसी का दूसरा एक्सपोनेंट है -3, ठीक है। तो बोलेंगे क्या करेंगे, तो बोलेंगे बेस तो उतना ही रहेगा, बेस तो उतना ही रहेगा, बेस उतना ही रहेगा और एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको ऐसे लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाई -3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस और माइनस का प्रोडक्ट होता है प्लस, तो साइन प्लस रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट का साइन प्लस हो गया एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू 1/3 एक्सपोनेंट 6। बात समझ आ गया। ये एक एग्जांपल आपको लिख के बताए, है ना, ये हो गया आपका थर्ड लॉ। सो द लास्ट लॉ इज लॉ 4। देखिए बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है फोर्थ लॉ में क्या कह रहे हैं। अभी तक आप 3 लॉ पढ़ चुके हैं, है ना, 3 लॉ के बाद जो चौथा लॉ है हो सकता है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट कर दे फॉर फर्स्ट लॉ, पहले लॉ के और इस लॉ में थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, दो रेशनल नंबर है, दो अलग अलग रेशनल नंबर है, दो अलग अलग रेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर है a/b, है ना, एक रेशनल नंबर है a/b, इसका एक्सपोनेंट है m, ठीक है। बात समझ आ गया। एक दूसरा रेशनल नंबर है जो कि इस रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उसका है वैल्यू
c बाई डी, और इसका भी जो एक्सपोनेंट m है ना वही एक्सपोनेंट इसका भी है। बस में रहे, जो एक्सपोनेंट इसका है वही एक्सपोनेंट इसका भी है। ये a बाई बी एक अलग रैशनल नंबर है ना, ये फर्स्ट रैशनल नंबर, और ये एक दूसरा सेकंड रैशनल नंबर है ना। तो बोलेंगे जब टू डिफरेंट बेसिस, ये बेस अलग है ये बेस अलग है, दो अलग अलग बेसिस है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो वैसे केस में टू डिफरेंट बेसिस के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, टू डिफरेंट बेसिस के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और एक्सपोनेंट सेम हो, तो बेसिस आपस में, बेसिस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो अलग अलग बेस है, बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन का कॉमन एक्सपोनेंट m हो जाएगा। तो a बाई बी दूसरा बेस है c बाई डी, बेसिस मल्टीप्लाई हो गया, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन दोनों का कॉमन एक्सपोनेंट m हो जाएगा। बात समझ आया? तो लॉ क्या कहता है, लॉ नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट, देखिए यहाँ पे a बाई बी है और यहाँ पर बेस c बाई डी है ना। व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर सेम एंड टू टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, और दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाता है, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाता है, और इस मल्टीप्लिकेशन का कॉमन एक्सपोनेंट एक ही एक्सपोनेंट रह जाता है। यहाँ पर भी m था, यहाँ पर भी m था, तो दोनों को m ना लिख करके अलग अलग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया और कॉमन एक्सपोनेंट m लिख दिया गया। बात में आ गया? ये है आपका लॉ नंबर 4 ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए एक रैशनल नंबर है 3/5, इसका एक्सपोनेंट है 5, ठीक है, और एक दूसरा रैशनल नंबर है 2/3, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट भी है 5। देखिए बेसिस डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, और एक्सपोनेंट सेम में है, सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिस को फर्स्ट बेस सेकंड बेस दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों बेस का कॉमन एक्सपोनेंट था 5 और 5, ये कॉमन एक्सपोनेंट यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल, 2/5 कॉमन एक्सपोनेंट 5। बस समझ आ गया? यहाँ पे कैंसिल हो जाने पर ऊपर न्यूमरेटर बचा 2 और नीचे डिनोमिनेटर बचा 5, तो 2/5 और कॉमन एक्सपोनेंट था 5, एक्सपोनेंट जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। बस समझ आ गया? वैसे ही एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं आपको, है ना, कैसे, देखिए 1/3 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 एक्सपोनेंट 2। देखिए 1 बेस सेकेंड बेस थर्ड बेस आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, बट तीनों का एक्सपोनेंट 2 ही है, तीनों का एक्सपोनेंट 2 है, 2 2 2, बेसिस डिफरेंट है, यहाँ पे 1/3 है, दूसरे वाले में 2/3 है, तीसरे वाले में 5/3 है, बट तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, और एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या करेंगे, बोलेंगे तीनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, और कॉमन एक्सपोनेंट 2 लिख दीजिए। बात समझ में आया? सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 जा 27, डिनोमिनेटर 27 और कॉमन एक्सपोनेंट हो जाएगा 2। बात समझ में आ गया?
कोई दिक्कत? ये हो गया आपका एक्सपोनेंट का लॉ नंबर 4। 4 लॉ आपको पढ़ना था, चारों लॉ आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना। एक चीज जो केवल रह गया है वो अभी आपको इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या है? एक चीज जो रह गया उसको खाली लॉ मत समझिएगा, उसको पॉइंट नंबर 5 समझिएगा। पॉइंट नंबर 5, है ना। इसका कहना क्या है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर का एक्सपोनेंट 0 है, अगर उस नंबर का एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, है ना। एनी नंबर, मान लीजिए कोई एक नंबर है a, है ना, अगर इस नंबर का एक्सपोनेंट है 0 देन इट इज इक्वल टू 1। बात समझ आया? इज इक्वल टू किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। 2 का एक्सपोनेंट 0, वैल्यू 1। 1/3 का एक्सपोनेंट 0, वैल्यू 1। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 100/900, एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना यहाँ पे। जो आएगा वो एक नंबर ही ना होगा। इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। जो आएगा वो एक नंबर ही होगा। उस नंबर का एक्सपोनेंट कितना है? एक्सपोनेंट है 0, है ना। एक्सपोनेंट है 0, तो क्योंकि ये सॉल्व करने पे जो आएगा वो एक नंबर ही है, नंबर का एक्सपोनेंट 0 है, तो उसका वैल्यू, इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। 2/3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 90/89 माइनस 200 बाई 199, जो मर्जी है लिख दीजिए, है ना। और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करके इसका एक्सपोनेंट लिख दिए 0। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इतना सारा चीज लिखा हुआ है, और पूरे ब्रैकेट का एक्सपोनेंट कितना लिखा है? 0। अब कोई बेवकूफ लड़का होगा, कोई बेवकूफ स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा? वो लगेगा इसको सॉल्व करने, इसमें बॉडमास का रूल लगाने लगेगा। पहले डिवाइड करें कि पहले मल्टीप्लाई करें कि पहले सब्ट्रैक्ट करें, जो भी काम है ना। बोलेगा इस दोनों को पहले डिवाइड करके निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बेवकूफ, वो करने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं होता है कि चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए दाना डालना पड़ता है ना। ये दाना डाला हुआ है ना। चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए दाना डालते हैं ना, तो ये वही है। आप लोग को फंसाने के लिए, स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए ये जाल बिछाया गया है। कहने का मतलब क्या है? इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो एक नंबर ही ना होगा। कुछ भी आए उससे क्या मतलब है? वो रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, क्या है, जो भी है वो एक नंबर है ना। वो एक नंबर है। किसी भी नंबर का, मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी आए उससे मतलब नहीं, जो मर्जी आए, इसका एक्सपोनेंट कितना है? एक्सपोनेंट है 0 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर लास्ट में जो भी आए, सॉल्व करने में समय लगेगा ना। ये जाल जानबूझ के बिछाया गया है कि सॉल्व करने में समय लग जाए, मेहनत कर जाए। लेकिन पता है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में कितना भी समय लगेगा, जो आएगा वो एक नंबर ही ना होगा। और उस नंबर का एक्सपोनेंट कितना है? एक्सपोनेंट है 0। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? वैल्यू होता है 1। तो इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू 1। बस समझ गए? इस सब चीज का कोई मतलब नहीं है, बेकार है। ये सब जाल बिछाया गया था
आप लोगों को फंसाने के लिए, ये सब जाल बिछाए थे आप लोगों को फंसाने के लिए। बात सुनना गया, ये पूरे ब्रैकेट का सोल्यूशन, इस पूरे ब्रैकेट का सोल्यूशन, इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है, नहीं सॉल्व करना है, बस देखना क्या है, ध्यान से देखना है कि इस पूरे ब्रैकेट का एक्सपोनेंट कितना है, 0। एक्सपोनेंट है 0। तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर जो भी आएगा, कॉमन सेंस का बात है, जो आएगा वो एक नंबर होगा, और उसका एक्सपोनेंट, इस ब्रैकेट का जो एक्सपोनेंट है वही ना इसके रिजल्ट का, इसके आंसर को सॉल्व करने पर, इस पूरे को सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो एक नंबर होगा। इस ब्रैकेट का एक्सपोनेंट है वही ना, इसको सिंप्लीफाई करने पर जो आएगा उसका भी एक्सपोनेंट यही ना होगा, उसका एक्सपोनेंट भी यही ना होगा। तो उस नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। बस में आ गया। ये एक आपके बुक में भी दिया हुआ है, मैंने रूल दिया हुआ है, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। सारा लॉ जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना। योर होमवर्क जो है, सॉल्व एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 to क्वेश्चन नंबर 4 to 12 13, है ना। जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जहां से शुरू हो रहा है, जहां से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट शुरू हो रहा है वहां का पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4, और जहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट खत्म हुआ है उसके बाद कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये सारा सॉल्व एग्जाम्पल 4 से लेके 13 तक है ना। सॉल्व एग्जाम्पल 4 to 13, है ना। आप अपने बुक में देख लीजिएगा, जिनके पास बुक नहीं है उनको मैंने स्कैंड कॉपी सेंड किया है ग्रुप में, वहां पर देख लीजिएगा। जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल है उस सारे सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, कोई डाउट हो, किसी थ्योरम में, किसी अभी जो एक्सप्लेन किए हैं उसमें भी कोई समस्या हो, तो वो अपना डाउट सेंड कर दीजिएगा। जो डाउट सेंड करिएगा वो आपको कल के क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।